brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो जानने के लिए मैं भी सोच रहा हूँ उत्सुक हूँ कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है जीत के बाद जो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर उन्होंने दिया, उसमें गर्दा उड़ाने शब्दों का ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया है जो प्योर बिहारी टोन है और बिहारी शब्द हैं, जैसे गर्दा उड़ाया, गमछा हिला के दिया। तो इससे को आप किस नज़र से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार के जरिए किस किस राज्य को एक साथ टारगेट कर दिया है कि अब बिहार के बाद इन को की बारी है? नहीं, वो तो मोदी जी ने साफ कर ही दिया कि गंगा बिहार के बाद बंगाल में जाती है, बंगाल में बहती है। तो और बंगाल में अब कमाल करना है और सत्ता स्थापित करनी है। फिर असम की भी बात कर दी, तमिलनाडु पुडुचेरी तक की बात कर दी। ये बात तो उन्होंने कर ही दी। गर्दा उड़ाना, गमछा कनेक्ट करने की कोशिश है। कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतार कर लॉर्ड्स के मैदान पर घुमाया था, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो मोदी जी का स्टाइल है। और पहली बार बीजेपी का बिहार पर कब्जा हुआ है। नीतीश मुख्यमंत्री बने तो भी कब्जा बीजेपी का रहेगा। मतलब बीजेपी का पदार्पण बिहार में हो गया है, इसके डंके की चोट पर घोषणा हो चुकी है। और अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो बल्ले बल्ले। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, नेता ग्रूम करने में टाइम लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। 5 साल बाद तेजस्वी पीके अगर लगे रहते हैं उधर, शायद अगर कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी जाती है तो बीजेपी को बड़ा कठिन मुकाबला 5 साल बाद युवा नेताओं से करना पड़ सकता है। और ऐसे में हो सकता है बीजेपी चिराग पासवान को डिप्टी सीएम के लिए तैयार करे और उनकी पार्टी को मर्जर करवा ले अपने के अंदर। हाँ जी, क्योंकि चिराग की भी तो 19 सीट आई गई, अगर वो डिमांड रख देगी डिप्टी सीएम की तो नहीं, डिमांड वाली स्थिति में तो नहीं है, वो बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स। लेकिन ये स्थिति है कि उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। डिप्टी सीएम अगर पद मिलता है और वो पार्टी को मर्जर करा लेते हैं, बीजेपी तो चाहेगी मर्जर हो, चिराग पासवान चाहेंगे कि स्वतंत्र वजूद बना रहे, क्योंकि आपका स्वतंत्र वजूद है तो भी आपकी इज्जत है। एक बार आप पार्टी में शामिल हो जाए तो फिर आपकी उतनी इज्जत रहती नहीं है। अच्छा सर, ये अगर मोटे तौर से देखें तो महागठबंधन के हार के पीछे की वजह बार बार सवाल उठता है कि आखिर इसकी सारे फिलॉसफी, सारे रणनीति, सारे वादे, सारे दावे, सरकारी नौकरी का वादा, महिलाओं को 30,000 रुपये देंगे एक मुश्त में, ये सब कुछ एक धड़े के धड़े रह गया। ना कांग्रेस के जादू चला, ना यादव मुस्लिम वोटर्स, कुछ भी नहीं चल पाया। इसके पीछे की जो वजह है ये जानना चाहते हैं लोग, तो आपकी नज़र से क्या लगता है? मैं तो खुद वजह तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। मोटे तौर पर तो ऐसा लगता है कि एक तो अलग अलग सुर थे। कांग्रेस सर पर एसआईआर वोट चोरी पर ज़्यादा जोर दे रही थी और तेजस्वी यादव जोर दे रहे थे नौकरियों पर और जीविका दीदियों पर। तो कंबाइंड रूप से कार्यकर्ताओं तक, नीचे के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज नहीं गया। तो मुझे लगता है एक बड़ा कारण था। उधर 10,000 महिला योजना एक सार हर कोई बोला। दूसरा, महागठबंधन के पास संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, पैसा भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, नेता भी नहीं है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि हर सीट के लिए बीजेपी ने बाहर से लोगों को बुला रखा था। बाहर के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बाहर के मंत्री आ रहे हैं, गुजरात के लोग आ रहे हैं, उनको सौंप रखा है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का काम। वहाँ वो घर घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। प्लस इसके साथ साथ एसआईआर को लेकर तो कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनका जवाब तो 100% तय है कि हमें चुनाव आयोग से मिलना ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो चुनाव आयोग को कल खुलकर क्लीन चिट दे चुके, आभार तक व्यक्त कर चुके चुनाव आयोग का। हाँ, तो अब ये बात है कि जो खबरें आ रही हैं कि शपथ नहीं लेंगे महागठबंधन के विधायक। मुझे लगता है कि अब आपने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया तो ये कदम मुझे नहीं लगता कि एक पॉजिटिव कदम माना जाएगा। या तो आप बहिष्कार कर देते कि जब तक ज्ञानेश कुमार हैं, जब तक ये वाला चुनाव आयोग है, तब तक हम इंडिया में कहीं भी कोई भी चुनाव होगा हम उससे में हिस्सा नहीं लेंगे। या तो आप वहां तक पहुंचिए, या फिर आप जनता के बीच में तो आप जा ही रहे हैं, जनता को आप उस रूप से कन्विंस नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, चुनाव आयोग पर दबाव डालिए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब रूठ कर घर बैठ जाना
कि तेजस्वी राहुल से नाराज, राहुल तेजस्वी से नाराज। यही तो बीजेपी चाहती है कि नाराजगी बनी रहे। कल तो मोदी जी ने कह भी दिया कि दोनों में वो झगड़ा है और कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने वाला है, तमाम बातें कह ही रहे हैं वो। हाँ ये भी है। और अब वोट चोरी का और इसका आरोप लगाना, इससे तो कोई असर नहीं, आप आरोप ठोस सबूतों के साथ लगाइए। हाँ। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं था, उससे एक माहौल तो बना। आम आदमी की नजर में भी ये चीज आने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो जवाब मिलने चाहिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? वो रेडी टू वाला जो कौन सा क्या कहलाता है, वोटर लिस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कराता चुनाव आयोग? इसमें आखिर क्या परेशानी है, क्या छुपाना चाह रहा है चुनाव आयोग? अब ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट आई थी तो चुनाव आयोग की विज्ञप्ति में 7 करोड़ 42 लाख नाम थे, और जब 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आई तो उसमें ये आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख का हो गया। ये 3 लाख कहाँ से आए? हालांकि इसका एक तोड़ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 सितंबर के बाद भी लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन वो चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक था, यानी 6 अक्टूबर तक था अगर मैं सही हूं। तो 6 दिन में क्या 3 लाख नाम जुड़ गए? इस पर स्पष्टीकरण नहीं है, ब्यौरा नहीं है, पते ठिकाने नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, या फिर आपको इतना है तो आप सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे मौजूदा चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो भी होगा। और ये जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार हैं, ये शायद फरवरी 2029 तक रहने वाले हैं। तो उस बीच में तो इनको आप फिर से ये निकालते रहेंगे, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर ही रहे हैं। और इस बीच में सर एक चीज़ और मैं बोल रहा था, उसमें MY फैक्टर नया निकला है बीजेपी की तरफ से। जो उनमें भाषण में वो कह रहे थे कि ये महागठबंधन वाले MY फैक्टर मुस्लिम और यादव लेकर आते हैं, और हमारे हिसाब से है MY मतलब महिला और यूथ। तो कोई नया फैक्टर नहीं है। मैंने ही 15 दिन पहले अपने ही वीडियो में जो मेरा YouTube चैनल है इसमें इस्तेमाल किया था कि MY मुस्लिम यादव के अलावा एक दूसरा फैक्टर है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, MY यानी महिला यूथ फैक्टर। हमें लग रहा था कि महिला फैक्टर NDA के पक्ष में जाएगा और यूथ फैक्टर का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, और इस कारण हम मानकर चल रहे थे कि मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर होगी। हालांकि मुझे बिल्कुल साफ लग रहा था कि मैंने कई बार अपने वीडियो में जिक्र किया था, न्यूज़ तक में भी कि या बिहार तक में भी, कि अगर NDA के पक्ष में चीज़ें जाती हैं तो NDA 150 पार जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी। क्योंकि जो जातिगत कॉम्बिनेशन था वो NDA का मजबूत है, और लोकसभा चुनाव के समय जो 8 पॉइंट की लीड थी उसको बढ़ाया है NDA ने। दरअसल जो महागठबंधन है अपना एरिया को बढ़ा नहीं पाया। आजकल तो प्लस प्लस की राजनीति चलती है। मैं हो गया, आप हो गए, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया। छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं, लेकिन जुड़ाव प्लस की NDA इस मामले में माहिर रहा। हाँ, तो वही यही सब सर जो अभी हैं बिहार में, वो चुनाव को लेकर लोग मंथन कर रहे हैं। विपक्ष भी मंथन में लगा हुआ है कि हार की वजह क्या है। फिलहाल जो विपक्ष की तरफ से निकल कर आएगा उस पर भी विशेष बातचीत होगी। और जो हमने आप तक दर्शकों आप तक पहुंचाया और विजय सर ने जो बताया, आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसे, शेयर कीजिए, कमेंट और कीजिए। आप बताइए कि आपकी नज़र में क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी या नहीं बनाएगी? नहीं बनाएंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और महागठबंधन को भी लेकर सवाल आप बोल सकते हैं कि क्यों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हार की वजह क्या क्या रही होगी, किस वजह से महागठबंधन का इतना बुरा हाल हुआ है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक। नमस्कार।